Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my last lecture. In my last lecture I discussed about sequencing of short polypeptides. और किसी भी short polypeptide की जब हम sequencing करते हैं तो उसका first step होता है identification of N-terminal amino acid residue. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू. एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई करना ही किसी भी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंसिंग का फर्स्ट स्टेप है. अब सवाल यहाँ पे ये है कि शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. सो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई करने का दो मेथड है. फर्स्ट वन इज द सैंजर मेथड and second one is the Adman degradation. So Sanger method and Adman degradation दो मेथड है जिसके थ्रू हम शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई करते हैं. सेंजर मेथड की अगर बात करें तो सेंजर मेथड वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंजर. सेंजर मेथड को फ्रेडरिक सेंजर ने डेवलप किया था और फ्रेडरिक सेंजर ने एक रिएजेंट डेवलप किया था दैट इज FDNB. FDNB क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल बेंजीन. FDNB के अलावा दो और रिएजेंट होते हैं जिसको हम सेंजर मेथड में यूज करते हैं दैट इज डाइसाइल क्लोराइड एंड सेकेंड वन इज डाइसाइल क्लोराइड. कौन कौन से रिएजेंट हैं? डाइसाइल क्लोराइड एंड डाइसाइल क्लोराइड. डाइसाइल क्लोराइड एंड डाइसाइल क्लोराइड की खास बात यह है कि जब ये इनका डेरिवेटिव बनता है तो इनको आइडेंटिफाई करना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव. सो सेंजर मेथड में क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को रिएक्ट कराते हैं विथ FDNB. पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू से रिएक्ट करता है तो ये देता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड. अब इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड को 6 मोलर HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं और जब ये हाइड्रोलाइज करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड के सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यू फ्री हो जाते हैं क्योंकि पॉलीपेप्टाइड के सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. सो 6 मोलर HCl के प्रेजेंस में पॉलीपेप्टाइड में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सारे फ्री अमाइनो एसिड रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो होता है दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव होता है क्योंकि हम पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को रिएक्ट किए कराए थे FDNB से एंड दैट वाज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव. सो इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड इससे हमें पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू का पता चलता है. बट इन फ्री अमाइनो एसिड रेजिड्यू को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. सो सेंजर मेथड में हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड के सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दैट अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू ऑफ दैट पॉलीपेप्टाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन की अगर सीक्वेंसिंग हम सेंजर मेथड के थ्रू करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का पता चलता है. फर्स्ट रेजिड्यू इज प्रेजेंट इन A चेन एंड सेकेंड इज B चेन क्योंकि इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं. सो सेंजर मेथड के थ्रू जब हम इंसुलिन का सीक्वेंसिंग करते हैं तो दो अमाइनो एसिड रेजिड्यू हम पता कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन विच इज प्रेजेंट इन द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू ऑफ A चेन एंड सेकेंड वन इज फिनाइलएलानिन विच इज प्रेजेंट इन द अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ द B चेन. सो सेंजर मेथड की लिमिटेशन क्या है कि हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड के सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि सेंजर मेथड में सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हाइड्रोलाइज होते हैं एंड द रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स फ्री अमाइनो एसिड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना काफी इम्पॉसिबल है. सो इसके बाद एक ऐसे मेथड को डिवाइस किया गया जिससे किसी भी पॉलीपेप्टाइड के सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दैट मेथड इज एडमन डिग्रेडेशन एंड दिस मेथड वाज डिवाइस्ड बाय Per Adman. एडमन डिग्रेडेशन में हम क्या करते हैं? एडमन डिग्रेडेशन में पॉलीपेप्टाइड का जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू है उसको लेबल करते हैं फिनाइल आइसोथियोसाइनेट से इन माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन. किस कंडीशन में? इन माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन में. माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन में जब हम इसको लेबल करते हैं तो ये PTC एडक्ट बनाता है. अब इस PTC एडक्ट को हम
ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। जब ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो पीटीसी एडक्ट के बाद का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्लीव होता है और क्लीव होने के बाद दो प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट वन इज द शॉर्टेंड पेप्टाइड, जो कि एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू कम होगा और वो अमाइनो एसिड रेजिड्यू पीटीसी के साथ डेरिवेटिव बनाता है एंड दैट डेरिवेटिव इज एनिलीनोथियाजोलिनोन डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव की खास बात यह है कि ये अनस्टेबल होता है। सो इसको स्टेबल करने के लिए इसको इक्वस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं? इक्वस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। इक्वस एसिड के साथ ट्रीट करने से क्या होता है? ये स्टेबल डेरिवेटिव बनाता है एंड दैट डेरिवेटिव इज फिनाइल थियोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड अमाइनो एसिड रेजिड्यू को पता करते हैं एंड ऑल स्टेप्स रिपीट करते हैं विद शॉर्टेंड पेप्टाइड्स टू आइडेंटिफाई द रिमेनिंग अमाइनो एसिड रेजिड्यू। सो एडमंड डिग्रेडेशन की खास बात यह है कि इसमें दोनों कंडीशन यूज होता है, अल्कलाइन कंडीशन भी यूज होता है एंड एसिडिक कंडीशन भी यूज होता है, जबकि सैंजर मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम एसिडिक कंडीशन को यूज करते हैं। दूसरी खास बात एडमंड डिग्रेडेशन की यह है कि हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड के सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू एडमंड डिग्रेडेशन। बट पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर प्रोटीन्स में वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड है तो उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे? वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें तो जैसे जैसे प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की लेंथ बढ़ती जाती है ओवरऑल सीक्वेंसिंग की जो एक्यूरेसी है वो डिक्लाइन होती है। क्या होती है? ओवरऑल सीक्वेंसिंग की जो एक्यूरेसी है वो डिक्लाइन होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड है उसको सेट ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्लीव करते हैं। किस चीज में क्लीव करते हैं? सेट ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्लीव करते हैं। और जब स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्लीव हो जाते हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग हम करते हैं एडमंड डिग्रेडेशन के थ्रू एंड देन सारे सीक्वेंसेस को हम ऑर्डर करते हैं एज इन ओरिजिनल प्रोटीन। सो वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव करते हैं इन ए सेट ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स। स्मॉल फ्रैगमेंट्स के सेट में क्लीव करते हैं, काफी सारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनाते हैं एंड देन अगर प्रोटीन में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करता है? प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में इंटरफेयर करता है एंड देन शॉर्ट पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करते हैं थ्रू एडमंड डिग्रेडेशन। एडमंड डिग्रेडेशन के थ्रू हम शॉर्ट पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करते हैं एंड सारे शॉर्ट पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग कंप्लीट होने के बाद उस पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स की ऑर्डरिंग करते हैं एज इन ओरिजिनल प्रोटीन एंड देन इफ देयर इज एनी डाइसल्फाइड बॉन्ड उस डाइसल्फाइड बॉन्ड के लोकेशन का पता करते हैं। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का 2 अप्रोच है और ये दोनों के दोनों इरिवर्सिबल है। मीन्स अगर पॉलीपेप्टाइड में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसको 2 अप्रोच के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं एंड आफ्टर ब्रेक डाउन ये फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। जो फर्स्ट अप्रोच होता है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड अप्रोच इज रिडक्शन। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं 2 अप्रोच से। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस चीज से करते हैं? परफॉर्मिक एसिड से। रिडक्शन किस चीज से करते हैं? डाइथियोथ्रिटॉल से। डाइथियोथ्रिटॉल को DTT भी बोलते हैं एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथियोथ्रिटॉल। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करते हैं परफॉर्मिक एसिड के साथ तो ये क्या बनाता है? सिस्टिक एसिड रेजिड्यू बनाते हैं एंड दिस इज द सिस्टिक एसिड रेजिड्यू। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड को डाइथियोथ्रिटॉल के साथ रिड्यूस करते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड एसएच ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस एसएच ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव ग्रुप। ये क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है और क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है इसलिए इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं एंड जो मॉडिफिकेशन होता है वो एसिटाइलेशन करता है। और एसिटाइलेशन कैसे होता है? एसिटाइलेशन हम आयोडोएसीटेट के थ्रू करते हैं। जब आयोडोएसीटेट के थ्रू एसिटाइलेशन करते हैं ये एसिटाइलेटेड सिस्टीन रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का 2 अप्रोच है। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन बाय परफॉर्मिक एसिड एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन बाय डाइथियोथ्रिटॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड को क्लीव करने का 2 तरीका है।
फर्स्ट वन इज द enzymatic method and second one is the chemical method. enzymatic method की अगर बात करें तो इसमें enzymes यूज करते हैं। वेरियस enzymes को यूज करके हम लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को क्लीव करते हैं इन ए सेट ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स। अब इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं वो बेसिकली प्रोटीएजेस होते हैं। और प्रोटीएजेस क्या करता है? प्रोटीएजेस पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करता है। प्रोटीएजेस कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीएजेस क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करता है। प्रोटीएजेस क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करता है। प्रोटीएजेस की खास बात यह है कि कुछ प्रोटीएजेस ऐसे होते हैं जो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करते हैं जो किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेजिड्यू के एडजेसेंट में होते हैं। क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेजिड्यू के एडजेसेंट में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करते हैं। और उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करने से क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है वो प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ये लाइसिन एंड अर्जिनिन के कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको क्लीव करता है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है? एक अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप का OH एंड दूसरे अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप का H, ये दोनों वाटर के फॉर्म में निकलते हैं एंड देन ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बॉन्ड बनता है एंड दिस सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जिसमें अर्जिनिन या फिर लाइसिन कार्बोक्सिल ग्रुप को कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेप्टाइड जिसमें 38 अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। अब इसमें 2 लाइसिन और 1 अर्जिनिन रेजिड्यू है। दिस इज द फर्स्ट लाइसिन, दिस इज द सेकेंड लाइसिन एंड दिस इज द 1 अर्जिनिन। सो अब सवाल यहाँ पे यह है कि जब अब इसको ट्रिप्सिन के साथ क्लीव करेंगे तो ट्रिप्सिन कहाँ पे क्लीव करेगा? इस पेप्टाइड में। सो ट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है जिसमें अर्जिनिन और लाइसिन कार्बोक्सिल ग्रुप को कंट्रीब्यूट करता है। मीन्स वैसा पेप्टाइड बॉन्ड जो C टर्मिनस की तरफ होता है। सो दिस इज द पेप्टाइड एंड दिस इज द अमाइनो टर्मिनस एंड दिस इज द कार्बोक्सिल टर्मिनस। अब इस अर्जिनिन की अगर बात करें तो इस अर्जिनिन में 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है। मीन्स एक पेप्टाइड बॉन्ड P की तरफ है और एक पेप्टाइड बॉन्ड G की तरफ है। तो अब सवाल ये है कि ट्रिप्सिन इन दोनों पेप्टाइड बॉन्ड में से कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा? सो वैसा पेप्टाइड बॉन्ड जो C टर्मिनस की तरफ होगा। मीन्स ट्रिप्सिन इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। अगर लाइसिन की बात करें तो ट्रिप्सिन इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा एंड इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। सो ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जिस पेप्टाइड बॉन्ड में लाइसिन एंड अर्जिनिन का कार्बोक्सिल ग्रुप कंट्रीब्यूशन होता है। सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच क्लीव्स स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रिप्सिन किस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा? ट्रिप्सिन लाइसिन और अर्जिनिन के C टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको क्लीव करेगा। सब मैक्सिलस प्रोटीएज ये किस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा? ये अर्जिनिन के उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जो C टर्मिनस की तरफ होगा। मीन्स उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जिसमें अर्जिनिन कार्बोक्सिल ग्रुप कंट्रीब्यूट किया है। काइमोट्रिप्सिन की अगर बात करें तो काइमोट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जिसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू के थ्रू कार्बोक्सिल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन हुआ हो। मीन्स फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन रेजिड्यू ने कार्बोक्सिल ग्रुप कंट्रीब्यूट किया हो, उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। मीन्स फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन के C टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस V8 प्रोटीएज की अगर बात करें तो ये निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू के
द्वारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप कंट्रीब्यूट होता है उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। मींस एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट कार्बोक्सिल ग्रुप जिस पेप्टाइड बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करेगा उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। एस्पार्टेट एंड प्रोटीएज की अगर बात करें तो ये भी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट रेजिड्यू के द्वारा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अमाइनो ग्रुप को कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें उसको क्लीव करेगा। मीन्स जो अमाइनो टर्मिनस की तरफ बॉन्ड होगा उसको क्लीव करेगा। पेप्सिन की अगर बात करें तो ये भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू के द्वारा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। बट उस पेप्टाइड बॉन्ड में ये अमाइनो एसिड रेजिड्यू अमाइनो ग्रुप के द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। सो काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन में डिफरेंस क्या है? काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन में डिफरेंस ये है कि ये फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन के द्वारा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है, जबकि पेप्सिन एन टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको क्लीव करता है। इंडोप्रोटीएज लाइसिन सी की अगर बात करें तो ये लाइसिन के सी टर्मिनल बॉन्ड की तरफ सी टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको क्लीव करता है। एंड वन ऑफ द केमिकल इज साइनोजेन ब्रोमाइड। दिस इज द केमिकल रिएजेंट। ये क्या है? ये केमिकल रिएजेंट है और ये केमिकल रिएजेंट भी स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है एंड दैट पेप्टाइड बॉन्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय मीथियोनिन कार्बोक्सिल ग्रुप। मींस वैसा पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है जिसमें मीथियोनिन कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा कंट्रीब्यूशन हो। मींस मीथियोनिन के सी टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको क्लीव करेगा। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल रिएजेंट्स दैट क्लीव्स स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो जब वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड की क्लीवेज करते हैं शॉर्ट पेप्टाइड्स में तो उन शॉर्ट पेप्टाइड्स की सीक्वेंसिंग करते हैं एडमंड डिग्रेडेशन के थ्रू। एडमंड डिग्रेडेशन में क्या करते हैं? एज आई एक्सप्लेन्ड राइटली, एडमंड डिग्रेडेशन में पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को फिनाइल आइसोथियोसाइनेट से लेबल करते हैं इन माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन एंड ये बनाता है पीटीसी एडक्ट। पीटीसी एडक्ट को ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट से क्या होता है? पीटीसी एडक्ट के बाद का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्लीव हो जाता है और ये दो प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट वन इज द शॉर्टेन पेप्टाइड जिसमें एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू कम होता है और वो अमाइनो एसिड रेजिड्यू पीटीसी के साथ डेरिवेटिव बनाता है एंड दैट डेरिवेटिव इज एनिलीनोथियाजोलिनोन डेरिवेटिव। बट ये एनिलीनोथियाजोलिनोन डेरिवेटिव अनस्टेबल होता है, सो इसको जब एक्वस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये स्टेबल डेरिवेटिव बनाता है एंड दैट इज फिनाइल थियोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव। और इसको आइडेंटिफाई करके हम अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड द सेम स्टेप्स वी रिपीटेड फॉर दिस शॉर्टेन पेप्टाइड टू आइडेंटिफाई द रिमेनिंग अमाइनो एसिड रेजिड्यू। सो एक बार जब शॉर्ट पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग होती है तो उस शॉर्ट पेप्टाइड की ऑर्डरिंग करते हैं एज इन ओरिजिनल प्रोटीन एंड देन if there is any presence of disulfide bond तो उस disulfide bond को locate करते हैं। So this is the example how we perform the sequencing of very large polypeptide. So this is the very large polypeptide जिसमें disulfide bond भी present है। सो इस पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंसिंग के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड का कंपोजिशन क्या है। सो इस पॉलीपेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं एंड सेपरेट अमाइनो एसिड रिलीज हो जाते हैं। सो इस पॉलीपेप्टाइड में टोटल 38 अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। सो दीज आर द डिफरेंट नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू। सो यहाँ पे हमें 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू को हाईलाइट करना है। फर्स्ट वन इज द लाइसिन जो कि 2 है, सेकेंड वन इज द अर्जिनिन जो कि 1 है एंड थर्ड वन इज मिथियोनिन जो कि 2 है। सो इस पॉलीपेप्टाइड में लाइसिन 2 है, अर्जिनिन 1 है एंड मिथियोनिन 2 है। एक बार जब पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड रेजिड्यू का पता चल गया तो इस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को पता करना है। आप पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को पता कैसे कर सकते हैं? या तो सेंजर मेथड या तो एडमंड डिग्रेडेशन मेथड। अगर सेंजर मेथड यूज करते हैं तो FDNB के साथ रिएक्ट कराना होगा और जब FDNB के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू का डेरिवेटिव है दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्लूटामेट। क्या डिटेक्शन होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्लूटामेट मीन्स एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो है वो क्या है? ग्लूटामेट है। तो हमें 2 चीज का पता चला अभी तक, पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड कंपोजिशन एंड पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल रेजिड्यू, क्या एन टर्मिनस रेजिड्यू कौन से हैं।
क्योंकि इस पॉलीपेप्टाइड में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, तो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का दो तरीका है। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हम परफॉर्मिक एसिड के साथ करते हैं एंड रिडक्शन DDT के साथ करते हैं। दोनों में से कोई भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस पॉलीपेप्टाइड को हम सेट्स ऑफ फ्रैगमेंट्स में क्लीव करेंगे एंड सेट्स ऑफ फ्रैगमेंट्स में क्लीव करने के लिए हम दो सेट्स बनाते हैं और इन दोनों सेट्स में या तो दो डिफरेंट एंजाइम यूज कर सकते हैं या फिर एक एंजाइम या एक केमिकल रिएजेंट यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेट में हम क्या करते हैं, ट्रिप्सिन यूज करते हैं। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इज ए प्रोटीएज। ट्रिप्सिन की खास बात क्या है कि ये अर्जिनिन या लाइसिन के एडजेसेंट में उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जिसमें अर्जिनिन एंड लाइसिन ने कार्बोक्सिल ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया है। मींस अर्जिनिन एंड लाइसिन के C टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड है उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। और जब इस लार्ज पॉलीपेप्टाइड को हमने ट्रिप्सिन से क्लीव किया तो टोटल 4 फ्रैगमेंट हमें मिले, T1, T2, T3 एंड T4। सिमिलरली इस पॉलीपेप्टाइड का दूसरा सेट बनाते हैं और उस सेट को साइनोजेन ब्रोमाइड से क्लीव करते हैं। साइनोजेन ब्रोमाइड क्या करता है, ये मिथियोनिन के एडजेसेंट में उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है जिसमें मिथियोनिन ने कार्बोक्सिल ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया हो। मींस मिथियोनिन के एडजेसेंट में जो C टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। और इस पॉलीपेप्टाइड में टोटल 2 मिथियोनिन है। 2 मिथियोनिन है मतलब ये पॉलीपेप्टाइड को 2 जगह क्लीव करेगा। 2 जगह क्लीव करेगा मतलब ये पॉलीपेप्टाइड 3 फ्रैगमेंट्स में बनेंगे। सो दीज आर द 3 फ्रैगमेंट्स आफ्टर क्लीवेज विद साइनोजेन ब्रोमाइड C1, C2 एंड C3। अब सवाल यहाँ पे है कि 2 डिफरेंट सेट्स में हम क्लीवेज क्यों किए? 2 डिफरेंट सेट्स में क्लीवेज करने का पर्पस ये है कि जो फ्रैगमेंट्स आएंगे उनको ऑर्डरिंग करने में हेल्प होगा। मीन्स कुछ फ्रैगमेंट्स ओवरलैपिंग सीक्वेंस होंगे। सो ओवरलैपिंग सीक्वेंस हमें पता होगा तो हम उसको ऑर्डरिंग अच्छे से कर सकते हैं। So total we have 7 fragments, 4 fragments from trypsin and 3 fragments from cyanogen bromide। अब इन 7 फ्रैगमेंट्स को ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू पे कौन सा अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। सो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू पे क्या था? एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू कौन था? ग्लूटामेट। इन 7 में से ग्लूटामेट किस फ्रैगमेंट में है? दिस फ्रैगमेंट एंड दिस फ्रैगमेंट इट कंटेन्स ग्लूटामेट एट द फर्स्ट पोजीशन। सो दिस फ्रैगमेंट इज द एन टर्मिनस फ्रैगमेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रैगमेंट। अब इन दोनों फ्रैगमेंट में डिफरेंस यह है कि दोनों का साइज डिफर कर रहा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। सो IDPR कहाँ है? इसमें IDPR यहाँ पे है। इसके बाद का सीक्वेंस इसमें मिसिंग है। इसके बाद का सीक्वेंस क्या है? GASM। अब GASM कहाँ पे सीक्वेंस है? GASM इज प्रेजेंट इन T1 सीक्वेंस। सो इनके बाद का जो सीक्वेंस होगा ये सीक्वेंस होगा। अब इनका जो लास्ट सीक्वेंस है LIK। अब LIK कहाँ पे है? LIK की अगर बात करें तो LIK यहाँ पे है, LIK यहाँ पे है। सो T1 के बाद का जो सीक्वेंस होगा वो C3 होगा। दिस इज द C3 ALIK। अब ALIK किस सीक्वेंस में ओवरलैपिंग है? इस सीक्वेंस के बाद कौन सा सीक्वेंस होगा? इस सीक्वेंस के बाद वो सीक्वेंस होगा जिसमें LIK ओवरलैपिंग होगा। मीन्स LIK किस में है? ये सीक्वेंस में है, तो इसके बाद ये सीक्वेंस होगा और इसके लास्ट में कौन से है? CGPM। CGPM इज दिस। सो CGPM अब किस सीक्वेंस में है? CGPM को अगर आइडेंटिफाई करें तो CGPM T4 सीक्वेंस में प्रेजेंट है। CGPM। सो इनके बाद का जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस क्या होगा? T4 होगा। सो इसके बाद जो से होगा T4 होगा। इनके लास्ट में क्या है? TK एंड TK इज प्रेजेंट इन C2 फ्रैगमेंट। सो इनके बाद का जो T4 के बाद का जो फ्रैगमेंट होगा दैट इज C2 फ्रैगमेंट। अब C2 के लास्ट में क्या है? HSD। सो दिस इज द लास्ट फ्रैगमेंट। HSD की अगर बात करें तो HSD और किस में है? T3 में है। सो T3 में HSD ही लास्ट है। सो दिस इज द लास्ट फ्रैगमेंट। सो इस तरह से इन सारे फ्रैगमेंट्स की ऑर्डरिंग करते हैं टू एस्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन।
So this is the whole procedure how we sequence the large polypeptides. So this is all about sequencing of large polypeptides, and in my next lecture I'll discuss about chemical synthesis of peptide. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next lecture.